सो गेट 2021 इज़ ओवर। आई होप कि सबका बहुत अच्छा गया होगा। जितनी आपने तैयारी की उतना रिज़ल्ट तो ज़रूर आना चाहिए। ओके सो अब जो अगला स्टेप है वो बेसिकली है कि अब आप आंसर की चेक करें। आप ये डिसाइड करें कि अप्रॉक्सीमेट कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे आपको क्या मिलने की संभावना है, मतलब आपकी रैंक कितनी रहेगी। उस रैंक से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मीन्स आपको पीएसयूज़ मिल सकते हैं कि नहीं, आपको पीएचडी के लिए जाना है, मास्टर्स हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मतलब सो आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बनाने हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको मार्क्स देखने होंगे कि आपने अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स गेन किए हैं। सो ऑफिशियल आंसर की आने में या फिर आपका रिस्पॉन्स आने में अभी वक्त है, मतलब मे बी 1 वीक to 10 days। आई मीन इतना वक्त तो लगेगा आई थिंक कि वो ऑनलाइन करें आपके आंसर की को। बट बिफोर दैट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद भी होंगे। सो ऑन दैट बेसिस आपने शायद ऑनलाइन देखना भी शुरू कर दिया हो कि आपके कौन से आंसर्स ठीक हैं, कौन से आंसर्स गलत हैं और आपने क्या एक आइडिया बनाया है। सो मैंने भी जब पूरा पेपर सॉल्व किया, आई मीन जितने भी क्वेश्चंस मैं, क्योंकि ये वीडियो मेमोरी बेस्ड है, सो जितने भी क्वेश्चंस याद थे जिनको सॉल्व किया, जो मैंने बाकी स्टूडेंट्स से पूछा, बिकॉज आई एम इन आईआईटी राइट नाउ, सो मेरे पास अच्छा कांटेक्ट था, कई स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट था, जिसके ज़रिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस गेन किए और मैं उसको सॉल्व करता जा रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग जितने भी सॉल्व हुए हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आफ्टर उन सब बच्चों से जब बात की तो एक कंक्लूजन ये निकला कि पेपर एवरेज था। ओके बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। इट वॉज एवरेज। एवरेज किस सेंस में कि जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड थे। आपको अगर फॉर्मूला याद है, आपको अगर डेफिनेशंस याद हैं, आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, अगर मान लीजिए आपको रिफ्लक्स रेशियो, जैसे इसमें क्वेश्चन था कि इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो है, तो अगर आपको बेसिक सी बात पता हो, वो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, n+1 इज इक्वल टू दैट स्पेसिफिक फॉर्मूला। सो फॉर्मूला आपके पास अगर गिवन है, आपको अगर याद है, सो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया आपसे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस थे, ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बनने की कोशिश, जिनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की गई, जैसे मास ट्रांसफ़र इजी था। ओके आपका मैकेनिकल ऑपरेशन कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड था। सीटी आपको जस्ट याद करने वाली चीज़ है। वैसे ही अगर आप सीआरई भी देखेंगे, सीआरई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड थे, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए थे उसमें। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे, मतलब पेपर एवरेज ही था। सो अब अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सो एवरेज का मतलब होता है जनरल कैटेगरी के लिए 35 to 38 मार्क्स कट ऑफ। ये एवरेज है। हाईएस्ट अब तक 44 गए हैं लास्ट 10-12 ईयर्स में, जो आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लास्ट 10-11 ईयर्स में अगर हम देखें तो मैक्सिमम 40+ मार्क्स सिर्फ एक बार गए हैं कट ऑफ में। बेसिकली 35 to 40 के बीच रहते हैं। सो इस पेपर को देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये पेपर बहुत आसान नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सही में कॉन्सेप्चुअल थे और अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। सो आई विल टेक एवरेज अप्रॉक्सीमेट टू 35 to 38 मार्क्स। दैट मे बी द अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ फॉर दिस पेपर। ओके सो सेकेंड थिंग इज़, जो एक चीज़ और कंक्लूजन में जो सामने आई कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, जिनको हमेशा हाईलाइट में रखा गया। जैसे कि मास ट्रांसफ़र हमेशा 10+ मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, इस बार सिर्फ 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट किए हैं। सीटी हमेशा 5-6 के करीब रहता है, इस बार सिर्फ 3 नंबर कंट्रीब्यूट हुए हैं। वहीं ऑन द अदर साइड पीडीसी ने 12 to 13 मार्क्स कंट्रीब्यूट किए हैं। और हमारे जो एक सब्जेक्ट और था इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स नॉर्मली 4 to 5 मैक्सिमम, इस बार 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट किए हैं उसने। सो कुछ सब्जेक्ट थे जो बहुत हाईलाइट हुए हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू और ये वो सब्जेक्ट थे जिनसे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये इतना फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट किया है, हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट इधर से उधर हुए हैं। सो हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके सो और हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम एक आइडिया तैयार करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप पीछे मुड़ के देखें पिछले 10 साल में और इस पेपर की क्वालिटी चेक करें,
तो आपको 35 to 38 मार्क्स, दैट मे बी द अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी. Okay, so and we will see like how many marks, so please let us know in the comment box how much you are expecting, so that on that basis we will make a video कि उन मार्क्स से आप कितना स्कोर कर सकते हैं और उस स्कोर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, PSUs के लिए जाना है, या फिर आपके कोई अदर प्लान्स हैं. ओके, सो वी विल डिसाइड ऑन दैट बेसिस, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब हम शुरू करते हैं किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है गेट 2021 में. सो बेसिकली लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी बेस्ड एनालिसिस ऑफ दिस पेपर, और जो स्टूडेंट्स के जो ओपिनियन रहे, जो क्वेश्चन पेपर देखा, उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन है कि मैथमेटिक्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक 12 मार्क्स रहा ये, और लोगों ने यही कहा है ये एवरेज से अबव था मैथमेटिक्स हमारा. ओके, सो एप्टीट्यूड भी लोगों ने कहा कि ये एवरेज में काउंट होता है, बट मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बताया गया है इस पेपर में. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स का जिक्र करें, जो कि ये हमारे पास जो 6 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड फ्लो, CRE, थर्मो, PDC, इकोनॉमिक्स, CT, MO एंड CEPC, तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं बहुत बड़े. फॉर एग्जांपल, मास ट्रांसफ़र 7 मार्क्स का है. इससे पहले ही मास ट्रांसफ़र मतलब पिछले 10 साल में तो कभी 7 तो नहीं पहुंचा, मिनिमम 9 था, उससे अलावा 11, 12, 13 मार्क्स तक रहा, लेकिन 7 मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं थे. ऑन द अदर साइड लाइक हीट ट्रांसफ़र, यस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज में 10 ठीक है, फ्लूइड फ्लो भी 10 ठीक है. ओके, CRE 12 इट्स ओके, नॉर्मली ये 10 मार्क्स के आसपास ही रहता है, 12 इज़ ऑल्सो फाइन. थर्मो जनरली 6 to 8 मार्क्स रहता है, इस बार भी 7 मार्क्स रहा. ओके, सो प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल PDC 12 मार्क्स, लिटरली ये कुछ ज़्यादा ही है 12 मार्क्स. ओके, इस सब्जेक्ट के लिए जो बहुत बड़ा चेंज था इस एग्ज़ाम में. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, सो इकोनॉमिक्स में भी बहुत बड़ा चेंज आया है इस बार. 7 मार्क्स, नॉर्मली 4, 5 दैट्स द मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट. CT ने थोड़ा स्टूडेंट्स को दुख दिया कि भाई इतनी तैयारी की, इतना याद किया, और उसके बाद सिर्फ 3 नंबर का पेपर. बट व्हाट कैन वी डू, इस साल 2021 में बहुत सारी चीज़ें नई हैं, तो इसमें एक ये नया भी इन्होंने ऐड कर दिया, बट लेट्स सी. So apart from that, mechanical operation 3 as expected. CPC normally 4 to 6 रहता है, but 3 is also fine, minimum range तो काउंट करता ही है ये. So ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा. अब 2021 में ये कहा गया था कि क्वेश्चन 3 तरह के हैं, MCQ, MSQ एंड NAT, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. MSQ मीन्स मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस. सो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक की नॉलेज के अनुसार 3 मार्क्स का था. सो मैथमेटिक्स में एक था, मास ट्रांसफ़र में एक था, एंड PDC में एक क्वेश्चन था जो MSQ यानी कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन उसके करेक्ट थे. सो ये एक अप्रॉक्सीमेट है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली 100 नहीं आएगा ये, बट लाइक 1 और 2 मार्क्स इधर उधर हुए हैं. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जैसे वो मास ट्रांसफ़र प्लस हीट दोनों काउंट कर रहे हों, जैसे कि डायमेंशनलेस नंबर. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि किस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस साल रहा है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, और अगर हम देखें कि पिछले 10 साल 11 साल में क्या हाल है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो मास ट्रांसफ़र हमेशा 10 मार्क्स से ज़्यादा ही रहा है. ओके, इस बार इसको कम कर दिया. CRE इज़ अगेन फाइन, लाइक प्रीवियस क्या है, इस बार ये कुछ आई थिंक 12 मार्क्स है, इस बार 10 मार्क्स है, इट्स ओके. थर्मो 6 to 8 मार्क्स ही रहा, इस बार भी 7 मार्क्स था. PDC 8 to 10 था, इस बार 12, लाइक बहुत ज़्यादा है ये. CT जैसा कि मैंने पहले भी कहा, CT काफ़ी कम इंक्लूड किया गया है इस एग्ज़ाम में. ओके, देन वी हैव इकोनॉमिक्स 4 to 6 मार्क्स, इस बार बहुत ज़्यादा था उसके अनुसार. प्रोसेस कैलकुलेशन इज़ फाइन. एंड इफ़ अगर हम फ्लूइड फ्लो मैकेनिकल ऑपरेशन देखें, सो कंबाइंड मोर देन 10 मार्क्स हमेशा रहा है, वो इस बार भी एक्सपेक्टेड था. ओके, so apart from that, maths always 12 to 13 marks, and general aptitude is always 15 marks. So there are some changes that happened कि किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा पिछले 11 साल में और 2021 में.
बट लाइक या फ्यू चेंजेस हैपन, लाइक होते हैं ये चेंजेस, हमें कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते भी रहना चाहिए वैसे वक्त के साथ। नाउ कमिंग, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन पेपर नाउ। सो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव वाइज सॉल्यूशन। सो आफ्टर लाइक लुक बैक इनटू ऑल द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑन दैट बेसिस, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें डिजिट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो भी सकती हैं मोस्ट प्रोबेबली। हमने जिस तरीके से क्रॉस चेक किया है मैंने, तो क्रॉस चेक करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये डिजिट सही है, मतलब बहुत सारे लोग एक ही डिजिट बोल रहे, तो मतलब क्वेश्चन सही होगा, डिजिट सही होंगे इसका मतलब। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फ्लूइड फ्लो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उसमें आपको एक टैंक दिया गया है और टैंक में ये कहा गया है कि 3 तरह के लिक्विड हैं, ए, बी एंड सी। सो 3 तरह का लिक्विड इसमें मौजूद है और आपको इस टैंक की हाइट दी गई है कि इनिशियल जो लिक्विड है वो 4 सेंटीमीटर में है और दूसरा भी 4 सेंटीमीटर में है, थर्ड वन इज़ 2 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 3 लेवल हैं, 3 तरह के लिक्विड हैं जो एक दूसरे में इमिसिबल हैं, जैसे कि वाटर प्लस ऑयल। सो इस तरह का सिस्टम ये भी है और इसमें सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी गई है। अब इस जो लिक्विड, सेकंड लिक्विड था, जो बीच वाला जो लिक्विड था, यहाँ से एक पाइप निकलती है। अब ये पूछा गया है कि इस पाइप की कितनी लेंथ होगी टू हैव अ स्टेबल सिस्टम। ओके, फॉर दिस स्टेबल सिस्टम हाउ मच लेंथ डू वी नीड। सो एक चीज़ हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल पे प्रेशर हर जगह सेम होता है, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई। सो यहाँ से हमने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, फिर इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो हम इस पॉइंट पे आके रुक गए। सो पी एटमॉस्फेयर प्लस रो ए जी एच वन प्लस रो बी जी एच टू। एच टू मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली इनिशियल 2 सेंटीमीटर्स, नॉट द बॉटम 2 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहेगा, फिर H1 होगा, H2 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से अगर यहाँ से देखेंगे आप, तो हाँ उससे पहले इन्होंने जो ये स्लांटेड जो पाइप थी इसका एंगल दिया है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कंडीशन 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये हमारा आ गया L sin 30। ओके, सो अब इसका प्रेशर देखेंगे तो यहाँ पे P एटमॉस्फेयर, और अगर अब ये लिक्विड यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो हो जाएगा L sin 30। सो दिस H3 विल बी L sin 30। ओके, सो अब हमने ये सभी वैल्यूज़ रख दी, जिसमें कि P एटमॉस्फेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ बचेंगी, जिसमें हमारी H3 की वैल्यू L sin 30 है। और जिसको जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि स्लांटेड लेंथ जो है, जो स्लांटेड पाइप है जो कनेक्टेड है मिडल लिक्विड के साथ, उसकी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फ्लूइड फ्लो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब जस्ट लाइक आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पता भी है डेफिनेटली। अगर आपको फ्लूइड फ्लो पता है तो लोगों को सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होती है। सो इसमें भी यही किया गया है, इन्होंने हमें एक वेलोसिटी दी और बोल दिया कि ये वेलोसिटी है और ये एक वेलोसिटी हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए दी गई कि 3D सिस्टम में फ्लूइड किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और स्टेडी स्टेट कंडीशन है, सो फॉर दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल, right? So continuity is the partial differentiation of the velocity in the x, y and z direction, and when you will solve it तो आपको इसमें c की वैल्यू निकालनी थी एक्चुअली में। तो इस पूरे में 5x square y in the x direction, then cy in the j direction, then minus 10xyz in the k direction। सो इसमें हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि कितनी होगी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। सो अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसमें कि u की वैल्यू है 5x स्क्वायर y, ऐसे ही v की वैल्यू होगी हमारे पास cy और w की वैल्यू होगी -10xyz। सो जब आप ये सभी वैल्यूज़ रख देंगे तो आपके पास ये फाइनली ये इक्वेशन सॉल्व होके आएगी, जिसमें आपकी c की वैल्यू होगी 0। ओके, सो आपको एक वेलोसिटी दी गई है, उस वेलोसिटी में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू को पता करना है कि वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। सो उस सिचुएशन के अनुसार कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द राइट सिचुएशन हेयर। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इन द x, y एंड z डायरेक्शन वी विल सम देम एंड फाइनली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0।
सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 0। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मतलब इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, वो भी सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होना था। ओके, जब आप फ्लूइड फ्लो पढ़ना शुरू करते हैं उसके स्टार्टिंग में ही होता है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, फिर भी चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। और जैसा कि पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ डिजिट ऊपर नीचे हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर ये दिया गया है कि आपके पास एक दो प्लेट्स हैं, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसमें से एक प्लेट स्टेशनरी है और एक प्लेट हमारी मूव कर रही है। ओके, सो वन प्लेट इज मूविंग, अनदर प्लेट इज स्टेशनरी, और इन दोनों ट्यूब प्लेट्स के बीच में सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारा। ओके, सो अब इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं उसके अनुसार, कि जैसे पहली सिचुएशन में ये है कि प्लेट के बीच की दूरी है लगभग 1 mm, जिसके बीच में हमारे पास फोर्स लग रहा है वो है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ओके, और जो अपर प्लेट है वो लगभग 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। वहीं पे दूसरी सिचुएशन जिसमें फ्लूइड सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फोर्स हो जाएगा 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इन प्लेट्स के बीच में दूरी है 0.25 mm, एंड इसमें अब अपर प्लेट मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताइए कि अगर ये दोनों सिचुएशन क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो किस तरह का फ्लूइड यूज़ किया गया है। आप किस तरीके का फ्लूइड यूज़ करेंगे जिससे कि टाउ की वैल्यू ये आए। कब आई ये वैल्यू टाउ की? जब हमारे पास दो प्लेट के बीच में डिफरेंस 1 mm या फिर 0.25 mm हो, और उस वक्त अपर प्लेट या मूवेबल प्लेट 2 मीटर पर सेकंड या फिर 1 मीटर पर सेकंड के साथ की स्पीड से मूव कर रही हो। तो हमें टाइप ऑफ फ्लूइड मूव पता करना है। और जैसे हम टाइप ऑफ फ्लूइड सुनते हैं तो हमारा सबसे पहले वही है, सबसे जो इनिशियल चीज़ें जो थी, हम जो वहाँ पढ़ते हैं ना, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल क्या होता है हमारे पास। ओके, विस्कस नॉन विस्कस लिक्विड किसे बोलते हैं, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन कहाँ बोलते हैं। तो वहीं पर एक और सिचुएशन थी कि टाइप ऑफ फ्लूइड, बिंगम फ्लूइड है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, और उन सब को रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन होती है जिसको लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू डी यू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू y रेज टू द पावर n। सो दैट इज़ द इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज़, और ये इक्वेशन मदद करेगी हमें कि किस तरीके का फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब आप एक बात तो जानते हैं कि n की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होने से हमारी कर्व की शेप बदलती है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का फ्लूइड होता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी वजह से ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है हमारे पास, राइट। अब यही इक्वेशन बचती है, टाउ इज इक्वल टू बी इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई रेज टू द पावर n। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब दो सिचुएशन थी, हमें दो तरह के सिचुएशंस दी गई हैं, एक में डिस्टेंस 1 mm है, एक में डिस्टेंस 0.25 mm है, राइट। सो उसके बेसिस पे हमारे पास दो इक्वेशन बनी। सो पहली सिचुएशन पे अगर रखें तो टाउ की वैल्यू हमें 2 गिवन थी, वेलोसिटी हमें 2 गिवन थी, और डिस्टेंस हमें 1 mm गिवन था। यस, यहाँ पर 1 mm को मैंने अभी भी mm ही लिखा है, क्योंकि बाद में ये कैंसल आउट ही होने हैं। ऑल्दो अगर आप चाहें तो, क्योंकि वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आप mm लिख सकते हैं 10⁻⁻3, बट ये आगे कैंसल आउट होनी है, इसलिए मैंने इसको mm की यूनिट के साथ ही छोड़ दिया। सिमिलरली जब आप सिचुएशन 2 पे जाएंगे, वहाँ पे टाउ की वैल्यू दी हुई है 3, और वहाँ पर आपको वेलोसिटी दी है 1 मीटर पर सेकेंड, और वहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है 0.25 mm। यहाँ पे भी मैंने mm को mm ही रहने दिया है, क्योंकि अब आप आगे देखिएगा, क्योंकि हम इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड करते यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल होने वाली है। सो हम अब आगे चलते हैं। तो इसी में जब इन्हीं दो इक्वेशन, क्योंकि दो सिचुएशन थी, दोनों सिचुएशंस में दोनों टाउ की वैल्यू को डिवाइड कर दिया गया उनकी वैल्यू से। सो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2/n will remain as 2 raised to the power n, and 1/0.25 will be 4, right? So it will be 4 raised to the power n.
So we will solve them. So it will be 2 by 3 is equal to 1 by 2 raised to the power n, and this will come as this one. Okay, so now we will take the log on both the sides. Okay, so it will be ln 0.66 ln n ln 5, because we know कि जो हमारे पास ये होता है n ln x is equal to ln x raised to the power n. Exactly the same way here. तो इसी को इसी फॉर्म में लिखा गया है जहाँ से फाइनली n की वैल्यू निकाली गई, दैट इज 0.6. सो n की वैल्यू सॉल्व होके आई है 0.6. सो अगर अब हम इस वैल्यू को देखें तो हमें वो कर्व याद है, राइट, जिसमें n की वैल्यू 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो तो किस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन होती है और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड. ये हमारा फ्लूइड होता है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, राइट. सो हमने क्या किया, हमें दो सिचुएशन दी गई और इसमें टाइप ऑफ फ्लूइड पूछा गया कि आप किस तरह का फ्लूइड यूज़ करते हैं. मुझे अभी ऑप्शंस याद नहीं थे, मुझे बेसिक डिजिट्स पता थी, सो मैंने उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सो इसमें ऑप्शंस नहीं है, वो हमारे पास जब की आ जाएगी तब हम इसको डिटेल में दोबारा सॉल्व करेंगे. ओके, सो बट फॉर द टाइम बीइंग अगर हम सिर्फ डिजिट्स को ध्यान में रखें तो हम फाइनली पहुंचते हैं कि n की वैल्यू लेस देन 1 है, जिसके बेसिस पे ये एक सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है. हमें यही पता करना था पूरे क्वेश्चन में. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टिल ऑफ द फ्लूइड फ्लो. ओके, ये अभी भी अगला क्वेश्चन भी फ्लूइड फ्लो का है, बट ये बिलोंग करता है फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर से. ओके, जहाँ पर आप बर्नौली हैगन पोस्टुअल इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पर पूछा गया है कि जब फुली डेवलप फ्लो हो जाता है आपका, उस वक्त फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है. ओके, सो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू ऑफ f ओनली इन दिस केस, नॉट 4f, ओनली f. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इसमें वैल्यू पूछी गई है. सो यहाँ पर हमें दिया गया है कि फ्लूइड की डेंसिटी गिवन है और हमें ये d की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है ऑलरेडी. डायमीटर प्रोवाइडेड है क्योंकि वो एक पाइप से फ्लो कर रहा है लिक्विड हमारा, और वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. तो हमसे पूछा गया है कि कितना फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर होगा, कब, जब फुली डेवलप फ्लो हो जाएगा हमारे पास, जब एक स्टेडी स्टेट जनरेट हो जाएगी. सो इसके रिगार्डिंग हमें एक डाटा भी दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ कर्व, जहाँ पे हमें प्रेशर की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं. ओके, सो और ये प्रोवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. वाई लेंथ? क्योंकि जो हमारी पाइप होती है, पाइप में क्या बोला क्या गया है कि मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर है, यहाँ कुछ, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 है, तो आपको हर जगह प्रेशर गिवन है. तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होता है कि ये अपना एक फुली डेवलप फ्लो जनरेट कर लेता है. तो हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है और हमें ये देखना है कहाँ जाके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी हमारी. जहाँ पर भी जाके f की वैल्यू चेंज होनी बंद हो गई, समझ लीजिए आपने एक फुली डेवलप फ्लो जनरेट कर लिया है उस सिस्टम में. ओके, सो हमें लेंथ दी गई है, हमें हर लेंथ पे जाके ये चेक करना है. सो हम जानते हैं कि डेल्टा p इज इक्वल टू 4f/L/d रो वी एवरेज स्क्वायर बाई 2, राइट. सो अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये हमारे पास डेंसिटी कैंसिल आउट करके सिर्फ 2g बचेगा, और यहाँ से हम फाइनली f की वैल्यू को निकाल सकते हैं डेल्टा p बाई एल डी बाई रो 1/2 v एवरेज स्क्वायर, राइट. सो हमारे पास ये इक्वेशन थी हैगन पोस्टुअल इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं. फाइनली हमें ये मिलता है फुली डेवलप फ्लो में, जिसकी मदद से हमने इसका फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने की कोशिश की है इसमें. नाउ अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास f की वैल्यू है उसमें हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ डाल देते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही प्रोवाइडेड है ये वैल्यूज़. 0.1 हमें ऑलरेडी प्रोवाइड है, डेंसिटी हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ओके, और हमें वेलोसिटी भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. सो सभी वैल्यूज़ डाल के हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू 1/5000 वैल्यू आई, ये पूरी की, इस पूरे बॉक्स की, ताकि अब हमें बार बार ये वैल्यूज़ कैलकुलेट ना करनी पड़े. ओके, अब हम शुरू करते हैं उस कर्व से कि कर्व के जो पहले 2 पॉइंट को हम लें, इनिशियली पहले 2 पॉइंट को, अगर आप कर्व को देखेंगे, सो पहले 2 पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, सो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो
अगर मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है तो डिफरेंस तो इन्हीं दो के बीच होगा ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लेना है जिनके बीच में प्रेशर मेजर कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे भी आप जो देखेंगे तो दोनों वैल्यू जब आप लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग 2 - 1 एक सेकंड पॉइंट है, एक फर्स्ट पॉइंट है, जिससे कि ये वैल्यू डेल्टा P/L आती है। सॉरी, दिस विल बी 53/1। ओके, सो आपने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। जैसे ही ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करते ही आपको वैल्यू मिलेगी 0.0106। ओके, सो अब आप दोबारा सोल्व करेंगे इसको। सब आप अगले दो पॉइंट्स पे जाएंगे। सब आपने फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट उठा लिया। ओके, तो डिफरेंस आया, प्रेशर डिफरेंस आपके पास 93 है और उसमें लेंथ का डिफरेंस हो गया 2 का। तो आपने अब डेल्टा P की वैल्यू लिख दी 93/2 और आपने इस इक्वेशन को भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट किया तो आपको अब F की वैल्यू मिल गई 0.0093। ओके, देन आपने फिर थर्ड पॉइंट पे गए। थर्ड में आपने फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट को लिया और उसके बीच में आपको प्रेशर मिला 131 और आपको L का जो लेंथ थी पूरी, जो इस प्रेशर रेंज को डिफाइन कर रही थी, वो थी 3। तो आपको डेल्टा P/L मिल गया 131/3। इसको भी आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखा। जब आप इसको भी रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0087। ओके, सो आपको ऐसे ही 2-3 बार और सोल्व करना है, बीच में 2-3 स्टेप और हैं इसमें। तो जब आप इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू रिपीट होने लगेगी, जो वैल्यू आएगी 0.0083। ये वैल्यू वो होगी जहां जाके सिस्टम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली है या फिर फुली डेवलप फ्लो गेन कर लिया है। उसके बाद आपका फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो कहने का मतलब, इन्होंने एक पाइप लिया, पाइप के अंदर इन्होंने एक पाइप लिया और पाइप में ये बोला कि भाई हमने यहाँ से फ्लूइड फ्लो किया है, तो बताइए कहाँ जाके फुली डेवलप फ्लो हमारा जनरेट हो जाएगा। तो उन्होंने हर जगह प्रेशर दे रखा है। ओके, सो हमें इन प्रेशर की मदद से, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों के बीच लिए। सो ऐसे करते करते हम अपना फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते गए और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी और वही वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर है। सो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेंदी है। और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये पता होना चाहिए फुली डेवलप फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी किया होगा कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेके क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मास ट्रांसफर में होते हैं ना, ऐसे कि आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेके ही काम चला सकते हैं। आपको अगर ऑपरेटिंग लाइन का फ्लूइड फ्लो ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप पता करना है, आपने डायरेक्ट इनिशियल फाइनल वैल्यूज ली क्वेश्चन सोल्व, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं लोग। तो कईयों का तुक्के से डायरेक्ट सही भी आ गया हो, कईयों का तुक्के से गलत भी हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 वैल्यूज लेके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज हैं, वी डोंट नीड इट, इनिशियल 2 वैल्यू लो और क्वेश्चन सोल्व कर दो। बट नहीं, आपको ये क्वेश्चन रिपीट करना था जिससे कि आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो रिपीटेबल वैल्यू होगी और वही वैल्यू आपको आपका आंसर होगी इस क्वेश्चन का। ओके, सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लूइड फ्लो। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो अभी तक मुझे पता चले हैं कि फ्लूइड फ्लो में ये वाले क्वेश्चंस आए हैं। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस बचे हैं सो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें उसके क्वेश्चंस अभी मिले नहीं हैं। ओके, सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, सो इन द इकोनॉमिक्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टर्नओवर रेशियो। सो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज टर्नओवर रेशियो। ओके, सो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, ग्रॉस एनुअल सेल डिवाइडेड बाय द FCI। सो दैट्स आवर आंसर, दैट्स इट। अगर आपको याद है तो आपके 1 मार्क्स आ गए, आपको याद नहीं है तो फिर अगर आपने इसको क्वेश्चन को छेड़ दिया तो समझ लीजिए आपके 0.33 मार्क्स गए। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, जस्ट लाइक अ डायरेक्ट फॉर्मूला था इसमें। तो इसमें इतना ही पूछा गया था। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में डालना चाहिए था कि नहीं, मतलब स्टेटमेंट देख के लगा था कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, बट सॉल्व करते वक्त ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन था। जैसे अभी हमने पीछे फ्लूइड फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने τ1 और τ2 की वैल्यू को डिवाइड करके एक दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट किया था। सेम मैनर में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि आप जैसे जैसे C की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं L की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें 2 कंडीशन आपको प्रोवाइडेड हैं।
ओके और तीसरी कंडीशन में पूछा गया है कि अगर c की वैल्यू को 10⁵ कर दें तब l की वैल्यू क्या होगी। ओके सो हमारे पास दो कंडीशंस थी। सो हमें बस ये l और c की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या किया कि पहली कंडीशन में हमने l की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी। सिमिलरली हमने सेकंड कंडीशन में l की वैल्यू रखी और c की वैल्यू रखी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो इन्होंने l पूछा है तो डेफिनेटली हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को पता करना है, राइट। चाहे तो अल्फा बीटा दोनों कांस्टेंट, क्योंकि दो इक्वेशंस हमारे पास है, दो अननोन है, आप दोनों सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी होता है जो अभी हमने पीछे भी यूज़ किया था और अभी हम दोबारा यूज़ करने वाले हैं उसको। उसमें क्या है कि हम सिर्फ एक वैल्यू को ही पता करेंगे और तब भी हम एल की वैल्यू को पता कर सकते हैं। और वो कैसे? आप पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और 60/70 विल बी इक्वल टू 2 × 10⁴, 6 × 10⁴ रेज़ टू द पावर बीटा। तो 60/70 और ये 1 कट के यहाँ पे 3 बचेगा, 10⁴ से कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये 1/3 रहेगा यहाँ पे बस। अगर आप इसको 6/7, यस यहाँ पे फिर मैंने वही बताया कि यहाँ पर अब हमने फिर से नेचुरल लोग हमने दोनों तरफ कैलकुलेट अप्लाई किया, और अप्लाई करते ही के साथ ln 6/7 बीटा ln 1/3 हो गया। अब बीटा की वैल्यू आप ln 6/7 डिवाइडेड बाई ln 1/3 इट विल बी 0.14। आपने पहली वैल्यू पता कर ली इसमें, राइट। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये वैल्यू को दोबारा पुट करके अल्फा निकाल लो, नहीं तो उससे भी आसानी है कि आप सी की वैल्यू को डायरेक्ट इस इक्वेशन में रख दो, L इज इक्वल टू अल्फा 10⁵ बीटा, कि हमें अब ये L कैलकुलेट करना है, राइट। ये L कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इंटू में 10⁵ रेज़ टू द पावर बीटा। अब हम इनको फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने पहले एक तो कंडीशन उन्होंने दे ही रखी थी, एक कंडीशन हमें निकालनी थी इस बार, तो इंस्टेड ऑफ सेकंड इक्वेशन मैंने इसमें थर्ड इक्वेशन डाल दी। अब फिर से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इस बार हमें बीटा की वैल्यू पता है, हम पीछे निकाल चुके हैं। 60/L विल बी इक्वल टू 2/10 रेज़ टू द पावर बीटा। 60/L इट विल बी 1/5 रेज़ टू द पावर 0.14। और जब आप इस L की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फाइनली L की वैल्यू आएगी आपके पास 75.16। इसमें क्वेश्चंस में आपको ये दिया गया होगा कि राउंड ऑफ फिगर करना है, तो इसकी राउंड ऑफ फिगर 75 भी हो सकती है, इसको 75.2 भी लिख सकते हैं। वो उन्होंने अगर इंटीजर की फॉर्म में पूछा है, डिजिट फॉर्म में नहीं पूछा है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पूछा है, तो आपको वहाँ छोड़ देना है। तो आप 75 को राउंड ऑफ फिगर कर दीजिए। अगर उन्होंने पूरा डिजिट में पूछा है तो 75.16 या फिर 75.2 भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था, तो ये मैचिंग है, राइट। बट इट वाज इजी, लाइक आपको इसमें तो फॉर्मूला भी पता नहीं करना, कोई मेमोरी नहीं लगानी, ये एक बस ऐसा है कि आपको बेसिक मैथ्स आती है, हमको पता है दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, सॉल्व करके दोनों अननोन पता कर लीजिए, उसको थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली में ये एक एक्चुअल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, जिसमें ये बोला गया है कि आपको एक एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, दैट इज़ R इज इक्वल टू 10%। और उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई इसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंड एप्लीकेबल है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंड का मतलब होता है कि m की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब आप जितने भी जो होता है ना कि आपको क्वार्टरली करना है, आपको मंथली करना है, इसमें बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से s की वैल्यू दैट इज़ पूरा जो कंपाउंड वैल्यू होती है फाइनली वो आती है p इंटू ई रेज़ टू द पावर Rn। ओके, सो नाउ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि n की वैल्यू है 1, ओके, और इन्होंने कुछ 4 ऑप्शंस दिए थे जिसमें ये बताना था कि s की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपाउंड की वजह से जो s की वैल्यू आएगी फॉर r इज इक्वल टू 10, वो किस वैल्यू से ज़्यादा, कम या फिर बराबर है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इस s की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितनी वैल्यू है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस में वैल्यू दी गई है उनको कैलकुलेट करने पे कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, राइट। सबसे पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करें तो R डैश जो होता है नॉर्मली वो E
ई रेज टू द पावर आर माइनस वन होता है हमारा, राइट। सो इसमें आर की वैल्यू को 10% दिया, यानी कि 0.1 दिया हुआ है। सो आप इसमें इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 10.5% या फिर 0.105 आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 1 साल का। सो इसको जब इस वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूले में कॉन्टीन्यूस कंपाउंड वाली इक्वेशन में जब आप रखेंगे, सो एस विल बी इक्वल टू पी इंटू ई रेज टू द पावर आर एन, वेयर एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन्होंने 1 ईयर के लिए बोला है इसमें। सो एन विल बी इक्वल टू 1 एंड आर विल बी इक्वल टू 0.105। दिस इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, राइट। सो जब हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को रखा तो एस की वैल्यू निकल के आई 1.11 इंटू पी। पी इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू। So this is the amount at the end of the year because of the continuous compound. Okay? So हमें annual interest rate दिया हुआ था, उसके बेसिस हमने S की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में जो ऑप्शंस थे हमारे पास उनमें क्या क्या वैल्यूज़ निकल रही हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन था उसमें ये बोला गया कि जो अमाउंट पीछे आई है दैट इज एस इज इक्वल टू 1.11 पी, उसमें ये बोला गया कि इक्वल है ये अमाउंट ऑब्टेन्ड व्हेन वी यूज एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 27.18। जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 27.18 लगाएंगे तो उस वक्त जो भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो वैल्यू अभी जो आपने पीछे कैलकुलेट की थी उसके बराबर है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो आर इफेक्टिव इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है और इन्होंने बोला है कि ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है फॉर द 1 ईयर। इसमें कोई क्वार्टरली हाफली ईयर कुछ नहीं है, पूरा ईयरली बेसिस दिया है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इफेक्टिव रेज टू द पावर एन, राइट। सो आप इसकी वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे 0.2718, जब आप ये वैल्यू इसमें रख देंगे सो इट विल बी इक्वल टू 1.27 पी, राइट। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1.27 पी। तो ऑप्शन ये था कि क्या ये वैल्यू इक्वल है इसके? नो। सो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, राइट। ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, क्योंकि ये इसने बोला इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये 1.11 पी है, ये 1.27 पी है, ये इससे ज़्यादा है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा बोलता है कि जो ये आपकी 1.11 पी आपने जो अभी स्टार्टिंग में निकाला था कंपाउंडेड, जो भी आपकी सबसे पहली वैल्यू थी एस इज इक्वल टू 1.11 पी, आपने ऑप्शन 2 में देखा ये हायर है कब? जब आप इंटरेस्ट आपका मंथली होगा। जब मंथली इंटरेस्ट होगा तो इसमें बोला गया है कि जो आपका पीछे इंटरेस्ट दिया हुआ था 10%, उस 10% को मंथली दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। सो इसमें देखा गया कि इसको मंथली करने का मतलब डिवाइडेड बाय 12। तो उस टाइम पे यहाँ पे आर इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला उस वक्त होता है 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय 12 रेज टू द पावर 12। सो बिकॉज इट्स मंथली बेसिस सो द इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड बाय 12 देन रेज टू द पावर बाय 12 माइनस 1 एंड इट केम एज 10.5%। ओके, अब इस वैल्यू को आप दोबारा से फिर से आप सिंपल इंटरेस्ट में रख दीजिए फॉर 1 ईयर। अगर आप 1 ईयर के लिए रखेंगे इसको सो द वैल्यू विल बी 1.105 पी। ओके, अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1.105 पी। सो अब आपकी स्टेटमेंट दोबारा अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है हायर। सो जो आपने इनिशियली वैल्यू निकाली S.11 पी वो ज़्यादा है इससे, राइट, और वो ज़्यादा है इससे। सो इसका मतलब ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। सो ऑप्शन 2 इज़ राइट, ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। ओके, बट हम अगले दो ऑप्शंस भी अभी क्रॉस चेक करेंगे। सो अगले दो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1.305 टाइम प्रिंसिपल अमाउंट है, जो नहीं है। उसकी 1.11 टाइम्स पी है रैदर देन 1.365 पी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है कि जो आपके पास 1.11 पी जो वैल्यू आई थी आपकी स्टार्टिंग में ही 1.11 पी थी ना, यस 1.11 पी जो वैल्यू थी आपकी। सो इट्स लोअर देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट को जब एनुअली लगाया जाए। तो फिर से आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देख लीजिए, p इंटू 1.01 रेज टू द पावर 1 इज़ फॉर n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे s की वैल्यू आती है 1.11 p। सो ये वैल्यू इससे लोअर नहीं है, इससे ज़्यादा है, 1.1 से भी ज़्यादा है ये। सो ऑप्शन 4 इज़ इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा है, राइट। सो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन 2 वॉज राइट
एंड द ऑप्शन वॉज कि इट्स हायर देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, एट दैट टाइम द वैल्यूज आर इक्वल। ओके, सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आई थिंक ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में काउंट हुआ था। ओके, बट ऑप्शन क्वेश्चन वॉज गुड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न है। आपको ये बताया गया है कि एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है एक प्रोजेक्ट में, जिसकी रिकवरी है मंथली, ईयरली वो 4 लाख की रिकवरी लेती है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 15% है उसका, और आपको बताने की उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो जो आपका ये रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, ये आता है कि प्रॉफिट जो सब कुछ घटा घटू के जो भी बचता है ना, ये वो वाला प्रॉफिट होता है, राइट। तो इस प्रॉफिट में आपके पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी घटनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कहीं मेंशन नहीं है। आपने तो एनुअल वर्थ गेन की है, अभी आपके पास एनुअल वर्थ है 4 लाख की, लेकिन उसमें अभी भी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करना है। तो इसका मतलब 4 में से अगर एक्स मैं अमाउंट घटा दूं, एक्स वो अमाउंट है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी है हमारे पास, एंड डिवाइडेड बाय आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपए। सो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, 15% रेट ऑफ रिटर्न है आपका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि आपने 2.5 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ पे, मतलब L1 ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लगी ना, आपने इन्वेस्ट किया मशीनरी खरीदने के लिए, फिर इसके बाद उसको चलाने के लिए भी तो खर्चा लगेगा ना, तो वही खर्चा बताना था। तो वो खर्चा भी माइनस होता है टोटल जो आपने कमाया है उसमें। तो 4 लाख में से अभी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पे करना था, उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट था 4 - x, और उसको हमने इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड किया और आपको आपकी 2.5 लाख रुपीज़ की आपको इनकम मिल गई इससे। सॉरी, 2.5 लाख आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट कर दिया। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोलते हैं आपके इस इकोनॉमिक्स का। देख रहे हैं 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी इकोनॉमिक्स में। सो फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको कॉस्ट ऑफ पंपिंग दी गई है, ओके, कॉस्ट ऑफ पाइपिंग दी गई है, और उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी और उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी दिया गया है। तो आपको पंपिंग पाइपिंग की कॉस्ट पता है, लेकिन अभी आपको एक इकोनॉमिकल पाइप डायमीटर फाइनलाइज करना बाकी है। आप कितना डायमीटर लेंगे कि इस तरह की कॉस्ट लगेगी आपकी। आपने पंपिंग और पाइपिंग की कॉस्ट तो फाइनलाइज कर दी, उसके लिए आपको कितना डायमीटर चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशंस वेरिएबल है ऑन द बेसिस ऑफ डाया, राइट। म्यू एंड क्यू इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस, तो हमें करना क्या है, टोटल कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ पंपिंग प्लस कॉस्ट ऑफ पाइपिंग। सो हमने इस इक्वेशन में दोनों को ऐड कर दिया। टोटल कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ पंपिंग प्लस कॉस्ट ऑफ पाइपिंग, दोनों वैल्यूज रखी। नाउ ऑप्टिमम डाया पता करने के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा, ऑप्टिमम स्टेट में लाना होगा, यानी कि आपको dCT/dd की इक्वल टू 0 प्रूव करना है। एक ऐसी कॉस्ट होती है जो ना कम जाए ना ज़्यादा जाए, एक मिनिमम कॉस्ट बन जाए हमारे पास। मिनिमम कॉस्ट पे स्लोप की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वही चीज़ यहाँ करनी है। तो आपके पास CT ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको उसको विद रिस्पेक्ट टू डाया डिफ्रेंशिएट करना है। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने d⁴ था, तो -4 डिवाइडेड बाई d⁵ आ गया, बाकी कांस्टेंट वैल्यू वहीं की वही है। इसमें d था, वो d की वैल्यू ख़त्म हो गई, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची। सो इसमें जब आप d⁵ की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके, सो d⁵ फाइनली आपको मिलेगा 1.53 सेंटीमीटर। सो अगर आप इतने डाया की पाइप यूज़ करते हैं तो कॉस्ट आपकी ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट होगी इस पूरे क्वेश्चन में, ओके। सो आपको फिर बताता हूँ मैं, आपने 2 तरह की कॉस्ट लगाई, पाइपिंग कॉस्ट लगाई, पंपिंग कॉस्ट लगाई, ओके। इन दोनों कॉस्ट को कंबाइन करके टोटल कॉस्ट बनाया गया। उस कॉस्ट में ये पूछा गया कि आप इस कॉस्ट को मिनिमाइज रखने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे, सॉरी कितने डायमीटर की आपको पाइप चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपने उस कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, और सॉल्व करने पे आपको मिल गया d = 1.53 सेंटीमीटर। अब ये हो सकता है कि ये 1.53 सेंटीमीटर ना हो कि मीटर में पूछा हो या फिर आपको mm में पूछा हो, वो आप देख लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि
जितना बेसिक क्वेश्चन का पता चल गया था कि क्वेश्चन कुछ ऐसा ऐसा पूछा गया है इसमें, राइट। तो उसके बेसिस पे ये हमारा सॉल्यूशन है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इकोनॉमिक्स में, जिसमें ये कहा गया कि आपके पास एक सरफेस है जहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे आपको एक्टिव साइट्स दी हुई हैं, और उन एक्टिव साइट्स में कुछ ऐसा है कि जो इथाइलिन है वो उन एक्टिव साइट्स पे जाके एब्जॉर्ब होगा, लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए उसको 2 साइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 साइट्स को यूज़ करेगा, राइट। यानी कि अगर आपके पास 100 एक्टिव साइट्स हैं टोटल, अगर आपके पास एक्टिव साइट्स 100 हैं और अगर आपके पास 25 मॉलिक्यूल हैं इथाइलिन के, तो कायदे से उसने 50 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई कर ली, राइट। सो वही चीज़ है इसमें, बस एक इक्वेशन पूछी गई थी कि अगर आपको एनटी की वैल्यू टोटल एक्टिव साइट्स बोलता है, वी है कि जो भी इथाइलिन ने ऑक्यूपाई कर ली, उसके बाद जो भी बच गई है वेकेंट साइट्स वो उनको एनवी से रिप्रेजेंट किया गया है, जितनी साइट्स कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ किए गए हैं CH2 को, उसको NC2H4 से रिप्रेजेंट किया गया है। सो NC2H4 बोल लो या फिर ये कह लो कि एक्टिव साइट्स कितनी ऑक्यूपाई की, तो 2 × C2H4 ऑक्यूपाई कर ली उसने, राइट। एक मॉलिक्यूल 2 साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ है कि उन्होंने ये पूछा कि एक रिलेशन बनाइए आप इन वैल्यूज़ से, या इन NT-NV और NC2H4 का एक रिलेशन बनाइए जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए आपके पास 100 हैं जैसा मैंने पहले भी बोला, और मान लीजिए आपके 25 मॉलिक्यूल हैं, तो यानी कि 50 साइट ऑक्यूपाई करेंगे वो, राइट, क्योंकि हर मॉलिक्यूल 2 साइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 100 हैं तो 2 × 25 इतनी साइट्स तो ऑक्यूपाई कर दी इथाइलिन ने, और बाकी बची 50। सो वही हो गया, NT इज इक्वल टू 2 × NC2H4। NC2H4 इज द नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स प्लस हाउ मेनी वेकेंट साइट्स आर स्टिल लेफ्ट। सो दिस इज आवर रिलेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये था हमारा इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स। ओके, सो 6 क्वेश्चंस हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, केमिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मास ट्रांसफ़र। ओके, सो इसमें फ़िलहाल हमारे पास आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक लेट्स सॉल्व देम, बट लेट्स सी अभी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है ड्राइंग से। ओके, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला आता है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, अगर फार्मूला नहीं आता है तो फिर हाथ पैर मारते रहो, काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाएगा इसमें। सो इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपके पास एक क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है। ओके, फिर आपको मतलब इनिशियली था वो 0.35, फाइनली उसको पहुंचा दिया 0.1। उसके पहुंचने के लिए लगे कितने घंटे? 5 घंटे। हमें टाइम भी दिया हुआ है, 5 घंटे लगे उस मॉइस्चर कंटेंट को 0.35 से 0.1 पहुंचने में। और इसमें साफ साफ दिया गया है कि ये ड्राई बेसिस पे है सारी कॉम्पोजिशन, और क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट उन्होंने ऑलरेडी 0.2 दिया हुआ है। ओके, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वो स्टेट होती है जिसके बाद मॉइस्चर पोर्स से निकलना शुरू करता है। शुरू में क्या होता है, अगर कपड़ा गीला होता है तो पहले तो अपर सरफेस से मॉइस्चर निकलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिस्टम को। ओके, उससे रेट ऑफ ड्राइंग है, जिस रेट से कि वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, वो रेट सेम बना रहेगा। लेकिन जब पोर्स से वाटर वेपर निकलना शुरू होते हैं तब जाके रेट हमारा चेंज होने लगता है, क्योंकि जितने अंदर से निकलेगा उतना ही मुश्किल होगा निकालना उसको, जिससे रेट घटता है हमारा। और ये आप इस कर्व से भी देख सकते हैं, जो अगर ये कर्व जो बना रखी है एक्स और वाई एक्सिस की, इसमें भी यही बोला गया है कि कांस्टेंट रेट, यहाँ क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट तक इन्होंने बोला कि ये वैल्यू 0.35 से शुरू हुई, 0.35 से शुरू हुई और 0.2 पे जाके ये क्रिटिकल पे पहुंच गई। उसके बाद भी ये ड्राई होता रहा और 0.1 पे पहुंच गया। और इन्होंने ये बोला है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन है हमारे पास, फाइनली जब कंप्लीट ड्राई हो जाएगा उस टाइम जो बचेगा वो एक्स स्टार की वैल्यू 0 बचेगी, मॉइस्चर कुछ नहीं बचेगा उसमें। ओके, तो इसमें अब ये पूछा गया है कि अब भाई हमें सारी वैल्यूज़ दी हैं, हमें आर टी की वैल्यू दी है, x1 पता है, x2 पता है, xc पता है, और हमें
ये पता करना है कि L/A की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वेट ऑफ ड्राई सॉलिड पर यूनिट एरिया क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको एक ही झटके में पता चल जाएगा कि आपको क्या वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में, राइट। सो आपको सीधा वहीं पे मूव ऑन करना है। सो इसमें अगर हम आगे चलें तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका निकलेगा कैसे। सो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, जब आपका ड्राइंग क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट को क्रॉस कर जाए उस वक्त आपको किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो फॉर्मूला है ये L/ARC ओके इंटू x1 माइनस XC प्लस XC माइनस X स्टार इंटू ln XC माइनस X स्टार अपॉन X2 माइनस X स्टार। X स्टार इज द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन एंड X स्टार इज गिवन टू अस 0। सो हमें XC पता है, X2 पता है, X1 पता है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ पता है हमको। इस ब्रैकेट की सभी वैल्यूज़ हमें गिवन है, राइट। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो आप सभी वैल्यूज़ पुट अप कर दीजिए। RC की वैल्यू हमें 2 है एज पर ऑन द मेमोरी बेसिस, ओके। अभी तक का अगर हम क्वेश्चंस को याद करें तो उसके अकॉर्डिंग 2 ही वैल्यू गिवन है इसकी। सब आपको बस L/A निकालना है, क्वेश्चन ख़त्म। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा आपका ये पेपर। ये क्वेश्चन आपका शुरू होते ही के साथ ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो इस क्वेश्चन में अब हमें L/AC की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो फाइनल निकल के आएगी 34.85 kg पर मीटर स्क्वायर। सो 34.65 kg ड्राई सॉलिड पर मीटर स्क्वायर, इतना सॉलिड अवेलेबल है पर मीटर स्क्वायर जहाँ से आपका मॉइस्चर निकल रहा है, ओके। सो इसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है एंड यू आर गुड टू गो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज तक नहीं हुआ कि कभी क्वेश्चन ना आया हो। हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है इसमें से, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास एक कॉलम है, ओके, डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें आपका इन्फिनिटी रिफ्लक्स रेशियो है। मतलब ये है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, डिस्टिलेट वापस आपका सिस्टम में आ जाएगा और जो भी आपका लिक्विड नीचे जाके वापस इवेपोरेट होना है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट होगा, ओके। इसमें से भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इससे भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ सिस्टम के अंदर ही रोटेट करता रहेगा हमारा, ओके। इनफाइनाइट साइकिल बना लेंगे वो। तो एक ये बाइनरी डिस्टिलेशन है, कॉलम बना हुआ है जिसका रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी दिया है, अल्फा AB की वैल्यू 4 प्रोवाइडेड है और हमें ये बताया गया है कि जो लिक्विड यहाँ बॉटम पे है जो कि वापस इवेपोरेट होने वाला है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.1। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्टिलेट में जो इस पाइप से निकल के जो वापस रोटेट करके अंदर आएगा उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, हमारे पास XD की वैल्यू पूछी गई है, ओके। सो ये बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम जिसमें इन्फिनिटी रिफ्लक्स रेशियो पूछा गया है हमें। सब आप जानते होंगे कि एक इक्वेशन है दैट इज़ नोन एज फेंस्के इक्वेशन, जो बेसिकली R इज इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशंस में नंबर ऑफ ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए मदद करती है हमारी। ये मतलब ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट था जिसको शुरू करके एक फेंस्के इक्वेशन में फाइनली सॉर्ट आउट कर दिया कि फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम वेयर R इज इक्वल टू इन्फिनिटी आप कैसे नंबर ऑफ ट्रेस पता कर सकते हैं। सो इसमें जो ये nm+1 जो इधर जो वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ ट्रेज की, इसमें nm का मतलब होता है कि कॉलम में कितनी ट्रेज हैं हमारे पास, ओके। और ये 1 रिप्रेजेंट करता है रीबॉयलर ट्रे को। रीबॉयलर एज अ ट्रे काम करती है, उसके अलावा नंबर ऑफ ट्रेज कॉलम में कितनी है ये बताना है। और इस क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि नंबर ऑफ ट्रेज हैं आपके पास 2 इंक्लूडिंग द रीबॉयलर। इसका मतलब nm+1 की वैल्यू 2 दी गई है, या ये कह लीजिए nm की वैल्यू 1 है और 1 ऑलरेडी था, तो जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। सो जस्ट हमें वैल्यू रखना है क्योंकि हमें पता है XW की वैल्यू हमें 0.1 पता है, अब हमें सिर्फ XD की वैल्यू पता करनी है। सो लेफ्ट साइड हमें पता है, राइट साइड में सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी बचती है, वो है XD जो हमें पता करना है इसमें, राइट। सो अगर हम आगे चलें तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 2ln4 हो ही गया क्योंकि हमने दोनों तरफ लॉग को अप्लाई कर दिया, नेचुरल लॉग अप्लाई करते के साथ। सॉरी, इसमें तो लॉग की ज़रूरत ही नहीं है हमको। सॉरी, ये नीचे का डिनोमिनेटर में जो ln4 था हमारे पास वो ln4 लेफ्ट साइड में पहुंच गया और उस ln4 को हमने जब सॉल्व किया,
सो जैसा कि ये पहले भी ये फॉर्मूला आया था के एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए रेज टू द पावर के, सो इसके अकॉर्डिंग ये एल एन रेज टू एल एन 16 हो जाएगा और यहाँ पे एल एन बचेगा, सो एल एन से एल एन कैंसिल, 16/9 विल बी इक्वल टू एक्स डी अपॉन 1 माइनस एक्स डी, जिसको आप जब आप इसको फाइनली सोल्व करते हुए चलेंगे तो आपको मिलेगा कि एक्स डी की वैल्यू हो जाएगी 0.64। सो ये हमारा आंसर है कि डिस्टिलेट में कॉम्पोजिशन कितनी होगी जब हमें रिफ्लक्स रेशियो पता है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी पता है, हमें बॉटम प्रोडक्ट में कॉम्पोजिशन पता है, लेकिन हमें डिस्टिलेट की कॉम्पोजिशन नहीं पता है। सो फेंस की इक्वेशन विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम फॉर यू, वेरी इजी, ओके, नॉट रॉकेट साइंस हेयर। आपको बस एक फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन खत्म। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सिर्फ फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन खत्म, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ओके। सो कॉन्सेप्ट आएगा अब अगले वाले में। सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपको मतलब ग्राफ जो आपकी ये फिगर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपको ये पढ़ना आता है, मतलब समझना आता है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि क्योंकि एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन की ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें ये बोला गया है कि ए प्लस सी करके हमारे पास कोई सॉल्यूशन था जिसमें सी सॉल्यूट था, ए सॉल्वेंट था, और ये सॉल्यूशन के अंदर से हमने बी एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट को पास किया, तो वो क्या करेगा, वो सी को डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, राइट, जिसकी वजह से वो एक्सट्रैक्ट फेज बनाएगा, और रेफिनेट फेज वो होगा जो जिसमें से जो सोल्यूट निकल गया और जो बचा हुआ रह गया, यानी कि ए प्लस सी का जो बची हुई कॉम्पोजिशन रह गई उसको बोलते हैं हम रेफिनेट। सो इस केस में अब इन्होंने ये बोला कि इस केस में जो हमारे पास डाटा है वो अलोंग दिस कर्व है, जिसमें कि आपने फीड की कॉम्पोजिशन को ये डाला है, यानी कि ए प्लस सी का प्योर मिक्सचर था और इसमें बी हमारे पास प्योर सोलवेंट था, क्योंकि ये लाइन पूरी हमारे पास फीड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें एम पॉइंट आता है जहाँ जाके एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट फेज बनते हैं हमारे पास। सिमिलरली एक डब्ल्यू भी पॉइंट आता है, डब्ल्यू पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम कितना सॉल्वेंट आप लें कि वो एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। उसके बाद अगर आप कोई और कॉम्पोजिशन लेंगे मतलब फीड की, तो आप कभी भी मटेरियल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम टू मिनिमम सॉल्वेंट, यानी कि ये सॉल्वेंट कम होते होते यहाँ तक पहुँच जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू तक पहुँचेगा, बी से शुरू होगा और डब्ल्यू पे जाके सॉल्वेंट मिनिमम टू मिनिमम यूज़ होगा। उसके बाद आप कितना भी सॉल्वेंट डालिए, उससे कम अगर आपने सॉल्वेंट कर दिया तो आप एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट फेज नहीं बना पाएंगे। सो नंबर 1 ऑप्शन इज कि x इज शोइंग रेफिनेट कॉम्पोजिशन फॉर m। सो अगर आप m पॉइंट देख रहे हैं, सो m पॉइंट में अगर आप m पॉइंट देख रहे हैं, सो m पॉइंट के अकॉर्डिंग x हमारे पास रेफिनेट है और z हमारे पास एक्सट्रैक्ट फेज है, राइट। सो इसका मतलब x इज शोइंग द रेफिनेट कॉम्पोजिशन, m इज फॉर m एज मिक्सचर कॉम्पोजिशन, सो इट्स करेक्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि m की जब कॉम्पोजिशन के लिए x विल बी एन रेफिनेट फेज, z विल बी एन एक्सट्रैक्ट फेज। सिमिलरली y इज शोइंग द एक्सट्रैक्ट कॉम्पोजिशन में मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज यूज। एग्जैक्टली, मतलब मिनिमम सॉल्वेंट आप कितना यूज़ करोगे, इस लाइन पे अगर चलते चले जाएं तो W पे पहुंचते के साथ ये होगा कि आपका सॉल्वेंट घटता जा रहा है W के पास, और W वो पॉइंट है जहां जाके आप मिनिमम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और उस सॉल्वेंट के लिए Y हमारे पास एक्सट्रैक्ट फेज की तरह काम करता है। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है हमारा। तीसरा आता है कि फॉर अ मिक्सचर ऑफ W, जब आप W की तरफ देखेंगे, कॉम्पोजिशन मैक्सिमम एक्सट्रैक्टिंग विल बी नीडेड। नो, इस केस में हमारे पास सी में हमारे पास मैक्सिमम सॉल्वेंट नहीं होता, मिनिमम सॉल्वेंट होता है, क्योंकि बी पे मैक्सिमम सॉल्वेंट होता है। बी से आप जितना, जिस पॉइंट से, बी कॉर्नर से आप जितना दूर जाते चले जाएंगे उतना ही कम सॉल्वेंट होता चला जाएगा। ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको कॉम्पोजिशन दिखाता है ए बी सी की, तो बी से आप जितना दूर होंगे उतना कम सॉल्वेंट वो अपने आप काउंट करेगा। सो इसका मतलब बी सी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि इसने मैक्सिमम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट बोला जबकि ये मिनिमम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है हमारे पास। फाइनली आता है कि फॉर द टाई लाइन शोन इन द फिगर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर इन एक्सट्रैक्ट देन इन रेफिनेट। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कभी भी एक्सट्रैक्ट फेज की कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा, इसमें सोल्यूट के बहुत ही करीब है ये वाली,
ये दोनों पॉइंट y एंड z ज़्यादा क्लोज हैं c के एज कंपेयर टू x एंड w, राइट. सो फॉर द टाई लाइन in the figure solute concentration is more in extract than in raffinate, क्योंकि y and z are more closer to c. और वैसे भी c y and z का मतलब भी यही होता है कि वो एक्सट्रैक्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली उनकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा होनी भी चाहिए. और वैसे भी जिस तरीके से टाइलाइन बनी है w से ज़्यादा वैल्यू y की है फॉर द सोल्यूट, ओके. z की वैल्यू ज़्यादा है x से फॉर द केस ऑफ सोल्यूट. सो विच मीन्स एक्सट्रैक्ट फेज इज मोर enriched with the C solute compared to the raffinate phase. Okay, so this was our third question from mass transfer. Okay, so ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था कि आपको बस छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि ABC जो ट्रायंगल बनता है उसमें इंडिविजुअल पॉइंट्स क्या डिफाइन करते हैं, फीड का मतलब क्या होता है कि फीड अगर आपकी AC लाइन पे है तो इसका मतलब फीड इतनी कॉम्पोजिशन रखता है, बीच में कहीं पहुंच गया तो कितनी कॉम्पोजिशन. और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था इसमें W आपका मिनिमम सॉल्वेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आगे से. ओके, नाउ कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स और NTU इन्होंने पूछा था इसमें. सॉरी आई मेंशन NTO, इट्स NTU. ओके, सो इसमें आपके पास एक एब्जॉर्प्शन कॉलम है, ओके, जिसमें आप नीचे से गैस डाल रहे हैं जो प्योर गैस है, ऊपर से आपने लिक्विड को इंट्रोड्यूस करवाया है. ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे और जो फाइनली x1 निकलेगा ये हमारे पास लिक्विड मिक्सचर होगा जिसमें से कुछ सोल्यूट रिमूव कर दिया है प्योर गैस ने, और वो y2 कॉम्पोजिशन के साथ निकल जाएगा. अब जैसा कि ये प्योर गैस है तो उस सोल्यूट के लिए y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ओके, एंड यस, ये पूरा सिस्टम डाइल्यूट बेसिस पे है, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ किया गया है, इसलिए वो हेनरी लॉ को फॉलो करता है. सो y = mx हमारे पास रहेगा इसमें. अब इन्होंने पूछा नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स कितनी होती हैं हमारे पास. सो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट हमारे पास होती हैं x2 - x1, मतलब कितना चेंज आया इसमें, और x1 - x स्टार कितना आ सकता था इसमें. समझ रहे हैं, मतलब x2 - x1 और बाद में कितना आया इसमें, नीचे पहुंचने पे कितना चेंज आया हमारे पास x1 पे. इक्विलिब्रियम में कितना कॉम्पोजिशन और कम हो सकता था ना, अगर वो इक्विलिब्रियम रीच करता तो मिनिमम कॉम्पोजिशन पे पहुंचता, लेकिन पहुंचा कितना है x1 पे. सो आप जब इस इक्वेशन सोल्व करेंगे तो x1 स्टार जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली में कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है हेनरीज लॉ से. जब आप देखेंगे, क्योंकि ये हेनरीज लॉ को फॉलो कर रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी y*/m, और y की वैल्यू 0 है. भाई ये y की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी. तो अगर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो उस वक्त x1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो आप जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका फाइनली नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट आ जाएगा x1 - x2 डिवाइडेड बाय x1. कुछ ऐसा ही ऑप्शन भी है हमारे पास, कुछ नेचुरल लॉग में दे रखे थे, कुछ आपको x1 - x2/x1 भी दिया हुआ था हमारा. ओके, सो ये कुछ हमारे पास मतलब ये हमारे पास मास ट्रांसफ़र क्वेश्चन था जिसमें आपको डिस्कस किया गया था कि 4 क्वेश्चन थे आपके, 4 में से इनिशियल 2 क्वेश्चन कम्प्लीटली, एक तो ड्राइंग पे था और एक आपका डिस्टिलेशन पे था, जो दोनों के दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिक्विड एक्सट्रैक्शन से था, जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई थी क्या आप उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझ सकते हो कि नहीं. और फिर लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एब्जॉर्प्शन से था, जिसमें दोनों की कॉम्पोजिशन में जब वो दोनों जो कांटेक्ट में आते हैं और जब एग्जिट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप कैसे रिलेट कर पाते हैं. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये. ओके, आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हेनरीज लॉ को फॉलो करेगा. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है क्वेश्चन में, जैसा कि इसमें सॉल्व किया है इन्होंने. नहीं तो NTU की वैल्यू तो बहुत ही इंटीग्रल में कोई वैल्यू होती है इसकी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल में आता है dx/x - x स्टार इंटू m, तो एक बहुत बड़ी इक्वेशन निकल के आती है. लेकिन जस्ट बिकॉज ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था एक, तो हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, राइट. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो मेमोरी बेस्ड है, वो है आपका केमिकल टेक्नोलॉजी. केमिकल टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल मेरे पास 2 ही क्वेश्चंस हैं. आई थिंक आए भी 2 ही हैं मेरे ख्याल से, कोई और मेरे पास रिस्पॉन्स भी नहीं आया. ओके,
लेट्स सी मतलब कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हैं हमारे पास। सो केमिकल टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन है हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। ओके, आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बेसिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए और वैसे भी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चंस की कि किसका मतलब क्या होता है। अगर आप वर्ड का मतलब भी जानते हो ना तो भी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इसमें सबसे पहला आता है डीहाइड्रोजिनेशन, एज वर्ड सिग्निफाइज डीहाइड्रोजिनेशन, जो इसमें हो रहा है हमारे पास, राइट। दूसरा आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको आइसोमराइजेशन बोला भी क्यों गया है, क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद थे ना वो इतने के इतने इसमें भी मौजूद हैं। और आइसोमराइजेशन की डेफिनेशन ये बोलती है कि देयर विल बी नो चेंज इन द मोलिकुलर वेट। ओके, तो आपका जो पहला ऑप्शन था वो तो रिफॉर्मिंग से हो गया, सीधा सीधा डीहाइड्रोजिनेशन हो गया। रिफॉर्मिंग का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। दूसरा आपको आइसोमराइजेशन से दे रखा है। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है कि कंपोनेंट या मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है लेकिन मॉलिकुलर वेट को सेव करके रखता है। इन चारों ऑप्शंस में से आइसोमराइजेशन सिर्फ इस सेकंड ऑप्शन में ही एप्लीकेबल था, इसके अलावा कहीं और एप्लीकेबल ही नहीं था। तीसरा आता है हमारे पास, अब आप देख रहे होंगे तो एक ये वाला तो कंफर्म्ड आंसर हो गया हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आपको आइसोमराइजेशन की डेफिनेशन पता है मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब बात करते हैं क्रैकिंग की। ओके, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी हैवी हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ रहे हो, राइट। किसी हैवी हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ रहे हो। तो इस केस में आपका जैसे एन ऑक्टेन आपने एन पेंटेन प्लस प्रोपाइलिन में तोड़ दिया, राइट। आपने एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन दो छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ दिया, तो डेफिनेटली ये किसी भी ऑप्शन में एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट में ना फोर्थ में, किसी में भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि दोनों में सिर्फ हाइड्रोजन निकल रही है, यानी कि सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब क्रैकिंग सिर्फ एक इस थर्ड ऑप्शन में ही पॉसिबल हो पा रही थी हमारे पास। ओके, सेकंड और थर्ड तो कंफर्म हो गया कि एक की आइसोमराइजेशन क्योंकि मोलिकुलर वेट सेम है, दूसरा क्रैकिंग यानी कि हैवी हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा गया है। तीसरा आता है आपके पास कि अब आपको जो ये ऑप्शन दिया गया था पहला और फोर्थ, तो पहला तो आपका रिफॉर्मिंग की सबसे पहली इक्वेशन है ये। जैसे आप अपना रिफॉर्मिंग खोलोगे ना पहली इक्वेशन आपको यही मिलेगी। ओके, तो बचा ये लास्ट वाला डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, और वैसे भी दिख भी रहा है, इन्होंने साइक्लाइजेशन भी बोल दिया। तो कि आप देख रहे हो कि एन ऑक्टेन एक नॉर्मल आपका एल्काइल ग्रुप था जिसको आपने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। वर्ड ही सिग्निफाई कर रहा है अपने आप में यहाँ पे। ओके, तो पहले और चौथे में भी अगर आपको वन और फर्स्ट और फोर्थ में भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना तो भी आप देखिए कि साइक्लाइजेशन हो रहा है इसमें कंप्लीट। डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव हो, जो कि ऊपर में भी हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है, इसमें डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन हो रहा है। आप साइक्लाइजेशन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियल में, इसलिए इसके लिए ये आंसर सही है। तो आपको थोड़ा सा टू एंड फ्रो होना पड़ेगा, आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो रिमेंबर, आइसोमराइजेशन के केस में कभी भी मोलिकुलर वेट नहीं घटता, सिर्फ स्ट्रक्चर अपना मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है हमारा, लेकिन बाकी कोई चेंजेस नहीं आते उसमें। और क्रैकिंग के केस में एक हैवी हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा जाता है। ये होते हैं हमारे पास कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चार ऑप्शंस को किस तरीके से आप, आई थिंक ये मैट्रिक्स में था, मैच द फॉलोइंग में। ओके, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये क्वेश्चन कभी सुना नहीं, डोलोमाइट वर्ड कभी सुना नहीं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको दो आंसर आपको पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो गया, राइट। क्योंकि टीएसपी जो आपका जैसे आप पहला क्वेश्चन है, आप टीएसपी उठाइए, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, ये आपने पढ़ा है। ओके, फॉस्फेट इंडस्ट्री, फॉस्फोरस इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सिलेबस में। सो आपने ट्रिपल सुपर फॉस्फेट पढ़ा है जो कि अपने आप में CH4PO4 का होल ट्वाइस होता है हमारा। तो ऑटोमेटिकली ये आंसर तो ख़त्म वहीं पे। अगर आपको टीएसपी तो पता ही होना चाहिए, मतलब अगर आप कंप्लेन भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन की तो टीएसपी तो कंफर्म्ड हो गया। अब बात करते हैं डोलोमाइट की और जिप्सम की। जिप्सम सबसे कॉमन कंपाउंड है जो आपके मतलब इतने रेगुलर यूज़ में है ये कंपाउंड कि इसका लगभग हर किसी को पता ही होता है।
ओके, कैल्शियम सल्फेट मतलब ये सबको पता होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का हमारे पास। हाँ, डोलोमाइट का मैं मान सकता हूँ कि मतलब इसका आंसर याद भी हो याद ना भी हो, इट कैन बी प्रॉब्लम, बट जिप्सम आई मीन एक नॉर्मल वे में देखा जाए, आपने वैसे भी सिलेबस में पढ़ा होता है ये, कम से कम बीटेक में ज़रूर पढ़ा हो, बेसिक गेट के सिलेबस में ना हो ये, लेकिन आपने पढ़ा होता है ये। जिप्सम एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है हमारा, नेचुरल लाइफ में भी, हम डेली लाइफ में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं हम अपने। सो इसलिए आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स लाइक आपको पता है, सो लाइक 15 सेकेंड्स नहीं लगने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, राइट। सो इट वाज दैट इजी। तो दो मैट्रिक्स हैं, एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से था, एक हमारी नॉर्मल इंडस्ट्री नेचुरल इंडस्ट्रीज से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बट फिर भी डोलोमाइट अगर आपको पता करना है, सो इट्स ए कार्बोनेट मटेरियल, और इसको बेसिकली एक ऐसा मटेरियल, एक मार्बल टाइप का होता है जिसको हम ऑर्नामेंट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर एप्लीकेशंस, एक ऑर्नामेंट भी एक एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे डोलोमाइट कंपाउंड को, मटेरियल को यूज़ किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम द केमिकल टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन सारे मेमोरी बेस्ड थे, सो अभी तक जो आंसर क्वेश्चंस मिले उनके बेसिस पे ये सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मैकेनिकल ऑपरेशंस। ओके, सो आई थिंक इस टॉपिक में भी 2 से 3 क्वेश्चन है आई थिंक, लेट्स सी। ओके, सो मैकेनिकल ऑपरेशंस का पहला टॉपिक है हमारे पास कि एक सी वाटर था, आपके पास एक बेड है, किसी भी तरीके का बेड, चाहे वो सिलेंड्रिकल बेड लगाओ या फिर आप फ्लैट बेड लगाओ, जो आपका मन करे, उसमें आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स आपके मौजूद हैं। वहाँ पे बेड में कुछ पार्टिकल्स आपने डाल रखे हैं, जैसे कि मिट्टी डाल देते हैं कुछ लोग, कुछ कार्बन यूज़ कर लेते हैं, तो जो भी था वो मटेरियल मौजूद है जिसके अंदर से, जिसके थ्रू आप सी वाटर को पास करो ताकि आप उसको प्योरीफाई कर सको, मे बी इसलिए आप सी वाटर को उससे पास कर रहे हो। ओके, सो इन्होंने ये बोला है कि उस सी वाटर की डेंसिटी गिवन है, बेड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी डेंसिटी गिवन है आपको। ओके, उसके बाद आपको डायामीटर पता है बेड पार्टिकल्स का। ओके, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं, हर एक का डाया आपको गिवन है। उन जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, वॉइड कितना है उन पार्टिकल्स के बीच में, जो कि 0.4 निकल के आता है हमारे पास। उसके अलावा इन्होंने जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग कि डेल्टा P/L प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ उस कॉलम में कितना होगा जब ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, और उस वक्त आपको जस्ट फ्लूइडाइजेशन शुरू करना है, फ्लूइडाइजेशन जस्ट शुरू होना है। तो उस जो फ्लूइडाइजेशन का ऑनसेट होता है ना, उसको बोलते हैं मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी। सो फ्लूइडाइजेशन की मिनिमम आप कितने वेलोसिटी से फ्लो करें कि आप का फ्लूइडाइजेशन शुरू हो जाए, वो वेलोसिटी पता करनी है। तो उसके लिए आपको पता है कि एक जनरल सा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज़ डेल्टा P/L इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस वॉइड इज into density of particles minus density of fluids, the sea water density that's mentioned here. So G की वैल्यू हो गई 9.8, void हमारे पास 0.4, 1330 minus 1025, all the values are provided to you। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा P/L इज इक्वल टू 1793.4 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आपसे बस इतना पूछा गया था कि इस केस में आपका कितना प्रेशर ड्रॉप रहेगा सिस्टम के अंदर। ओके, सो इजी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए थी आपको, वो थी कि ऑनसेट ऑफ फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या होता है आपका। अगर आपको ऑनसेट ऑफ फ्लूइडाइजेशन अगर आपको पता है, देन नो प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्चुअल लगाइए इसको, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें ये बोला गया है कि आपके पास एक टब था, आप मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है और आपके पास 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक जिसका नाम है ए, एक पार्टिकल्स है बी टाइप के। ए टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी आपको गिवन है 30 माइक्रोमीटर विद द डेंसिटी 1100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन द अदर साइड बी है जो आपके पास, उसकी डायमीटर दे रखा है 10 माइक्रोमीटर
और उसकी डेंसिटी आपको गिवन है 900 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और उन्होंने ये बोला कि जब आप इन पार्टिकल्स को जैसे ही ड्रॉप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब आपके पास एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेट इट बी कि 100 पार्टिकल्स ए के हैं, 100 पार्टिकल्स बी के हैं, और आप उनको दोनों को पानी में, अब आप या इसमें तो पानी दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी लिक्विड की ऑलरेडी गिवन है, तो आपको उन दोनों पार्टिकल्स को उस बकेट में छोड़ना है। तो जैसे ही छोड़ोगे तो ये पूछा है कि जब वो बॉटम पे पहुँचेंगे उस वक्त वो किस तरीके से मतलब अरेंज होंगे। तो ए और बी टाइप के पार्टिकल सरफेस पे पहुँचेंगे तो जो वो सेटल होंगे बेड पे, तो फाइनली क्या वो होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे, या कॉम्पोजिशन सेग्रीगेटेड विद ए एंड बी पार्टिकल्स होगा, या फिर बी होगा ऑन द टॉप ऑफ ए, यानी कि पहले ए की लेयर होगी फिर उसके बाद बी की लेयर होगी हमारे पास, या सिर्फ बी के होंगे, ए कभी पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ पे। जब आप दोनों को ड्रॉप करोगे तो क्या ऐसा है कि बी कभी पहुंच ही नहीं सकता? ऐसा भी हो सकता है, ऑल्दो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से, ए की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से, सो बट स्टिल लाइक इन्होंने ऐसा लिखा कंसिस्ट ऑफ बी ओनली। ये ऑप्शंस हैं जो कि पता चले हैं मेमोरी बेस्ड पे। सो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सो आप एक बात समझ रहे हैं कि आपके मुट्ठी में दोनों में आपने एक में ए टाइप के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक में बी टाइप के रखे हैं, और आप उसको ड्रॉप करने वाले हो। जब वो ड्रॉप होंगे तो वो स्टोक्स लॉ को फॉलो करेंगे। स्टोक्स लॉ मतलब लेमिनार फ्लो को फॉलो करने वाले हैं वो। ओके, सो अब जब आप अपने नोट्स उठा के देखेंगे ना, तो आपको स्टोक्स रिजाइम में एक स्पेसिफिक रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का। सॉरी, टर्मिनल वेलोसिटी से पहले अब ये नीचे पहुंचने वाले हैं, राइट, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, बकेट बहुत लंबी है। ओके, सो हो सकता है कि वो एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लें फाइनली। ओके, सो आपको जो ये क्वेश्चन है कि आप बॉटम में किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इन दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी पता कर लो। जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है वो बाद में पहुंचेगा, राइट। आप दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, किस रिजाइम में? स्टोक्स रिजाइम में, यानी कि लेमिनार फ्लो को कंसीडर करते हुए आप दोनों पार्टिकल्स की टर्मिनल वेलोसिटी पता करके, सेटलिंग वेलोसिटी पता करके ये पता कर लो कौन पहले पहुंचने वाला है सरफेस पे। वही चीज़ मैंने की यहाँ। तो मैंने क्या किया कि स्टोक्स रिजाइम में हम जानते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है dp square, that is the density diameter of the particle raised to the power square into rho p minus rho f, density of particle minus density of fluid into gravitational force divided by 18 mu, mu is the viscosity। सो ये एक जनरल फॉर्मूला है, राइट। मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी चाहिए। सो वी टी ए वी टी बी, ओके। सो ए का भी फॉर्मूला लिख लिया, बी का भी फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैसे तो नॉर्मली आई थिंक नहीं, इसमें विस्कोसिटी हमें गिवन नहीं है, राइट। लेकिन विस्कोसिटी किसकी होती है? ये लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, वो तो दोनों में सेम है। तो एक काम करो ना, इन दोनों को भी डिवाइड कर दो। तब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं तीसरी बार एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ जिसमें डिवाइड किया जा रहा है दो इक्वेशंस को, राइट। पहले भी इससे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं जिसमें दो इक्वेशंस को डिवाइड करके तीसरा दो अननोन निकाले थे हमने, याद है। एक अल्फ़ा बीटा दे रखा था हमको, एक में हमने विस्कोसिटी में टाउ ए बाई टाउ बी करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेम वे में यहाँ पे वी टी ए वी टी बी बी को हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो जब आपने इस दोनों को डिवाइड किया तो विस्कोसिटी तो कैंसिल आउट हो ही गई हमारी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा डेंसिटी और डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। सो अब आप दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी, डी पी ए आपको 30 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, दोनों की डेंसिटी रखी है। जब आप सोल्व करेंगे ना वी टी ए वी टी बी को, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी सेम थे। जैसे ही आपने अपनी मुट्ठी खोली, दोनों पार्टिकल एक ही स्पीड से नीचे जाएंगे, तो अगर एक साथ नीचे जा रहे हैं तो वो एक होमोजीनियस सिस्टम ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बी पहले पहुंच जाएगा बाद में ए पहुंचेगा और फिर वो कुछ अलग अलग लेयर में अरेंज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक साथ पहुंचेंगे जिसकी वजह से दोनों मिलके एक होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे, एक होमोजीनियस बेड बनाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कंप्लीट बकेट। आपके पास जो बकेट है उसमें आप एक होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे एट द एंड। ओके, सो ये हमारे पास आंसर है, ए प्लस पार्टिकल्स विल मेक ए होमोजीनियस मिक्सचर। सो ये था हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस।
ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस कैलकुलेशंस की तरफ। प्रोसेस कैलकुलेशन में फ़िलहाल हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। ओके, सो पर देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। ओके, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन मेरा तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको कोई फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं करने होते, इक्वेशन देखिए, आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं, चीज़ों को इधर उधर किया और क्वेश्चन ख़त्म। तो इसमें भी यही है। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 इक्वेशन दी गई। इसमें तो मटेरियल बैलेंस है, इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मंत्र शंत्र भी नहीं पढ़ने हैं, आपका क्वेश्चन देखते सोल्व होना है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। मीथेन आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है 2 डिफरेंट सिचुएशन में। एक में वो HCHO बनाएगा और एक में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें ये बोला गया है कि आपके पास जो रिएक्टर था उसमें हमने मीथेन भेजी और CO2 भेजी। दोनों रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन देते हैं। जो रिमेनिंग ऑक्सीजन बची है वो है HCHO बचेगा हमारे पास, CO2 बचेगा हमारे पास, मीथेन जो रिएक्ट नहीं हुई वो बचेगी और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसमें वैल्यू भी दे रखी है। वैल्यू ये दे रखी है कि जो मीथेन आपने इंट्रोड्यूस किया था रिएक्टर में वो 60 मोल्स था। ओके, और जो आउटपुट में जो मीथेन था वो बचा 26 मोल्स। उसके अलावा CO2 बना 4 मोल और आपके पास ऑक्सीजन बनी 2 मोल। तो ऑक्सीजन आपके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, आपके पास मीथेन की कॉम्पोजिशन गिवन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है कि 26 मोल्स अभी भी मीथेन के बचने वाले हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, टोटल मीथेन लेके उसमें से कितने रिएक्ट हो गए, रिएक्ट कितने हो गए 60 माइनस 26 यानी 34 मोल्स हमारे रिएक्ट करेंगे, राइट। इसमें से जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ऊपर की दोनों, जो आपकी दोनों जो रिएक्शंस हैं, इसमें से जो पहली वाली जो दूसरी वाली जो रिएक्शन है, इसमें CO2 की कॉम्पोजिशन आपको गिवन है कि प्रोडक्ट में CO2 4 मोल्स बना था। तो अगर ये 4 मोल्स बना था, अब CO2 अगर 4 मोल बना था तो ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे हमको। इसका मतलब मीथेन के आपको 4 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, करेक्ट। आपको जस्ट मोल बैलेंस करना है इसमें। तो अब क्या हो गया कि 34 मोल्स का तो हमारे पास हिसाब है, जिसमें से 4 मोल यहाँ चले गए, यानी कि 34 मोल्स रिएक्ट किए मीथेन के, जिसमें से 4 मोल्स ने यहाँ पर रिएक्ट किया। इसका मतलब 30 मोल्स जो बाकी बच गए, जो आपके पास बाकी के जो 30 मोल बचे वो रिएक्ट हुए हैं पहली इक्वेशन में, राइट। तो अगर आप पहली इक्वेशन देखेंगे तो अभी भी आपके पास 34 मोल्स में से 4 मोल रिएक्ट हो गए, 30 बच गए। तो दूसरी इक्वेशन में अगर मीथेन के 30 मोल्स थे बचे हुए थे तो वो 30 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेके रिएक्ट कर रहा है, राइट। और हमें बताना ये था कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपने इंट्रोड्यूस किए, तो कितने किए 30। तो का तो हिसाब ये हो गया पहली इक्वेशन से। और अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो पहली जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी लास्ट में, इस इक्वेशन में हमने निकाल रखा था कि 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के चाहिए थे। उसके अलावा 2 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के एग्जिट किए थे, राइट। तो हमारे पास हिसाब हो गया कि 30 यहाँ से, 8 पिछली इक्वेशन से और 2 जो प्रोडक्ट में भी बच गए थे हमारे पास। सो ये कंबाइन करने पे आपके पास आंसर आएगा 40 मोल्स ऑक्सीजन जो आपने रिएक्टर में इंट्रोड्यूस किए थे, राइट। तो ये सारे कंबाइंड होके आपके 40 मोल्स बनते हैं। तो ये आपको जस्ट एक मटेरियल बैलेंस था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। पता ना, मतलब दिखने में लगेगा एक बार तो इक्वेशन देख के यार 2 इक्वेशन लिखी हुई है यार, इसमें इनपुट आउटपुट आधे की इक्वेशन आधे की नहीं देख, ये को तो HCHO में कन्फ्यूजन हो जाए शायद कि यार HCHO की नहीं दे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक आपको बस एक बार थोड़ा सा आप काम अगर हो ना, थोड़े से ठंडे हो आप, गर्म ना हो रखे हो आप उस टाइम पे, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दोगे, नॉट अ बिग डील। ओके, सो ये अभी तक के क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ओके, सो हम आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक हमने सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही कवर किए हैं, अभी 4 मेजर सब्जेक्ट अभी हमारे पास बचे हैं। दैट इज़ द हीट ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस कंट्रोल। ये 4 मेजर टेक्निकल सब्जेक्ट्स अभी भी हमारे बचे हुए हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हम सब्जेक्ट वाइज ही बनाएं। ओके, सो हमने इनको काफ़ी अलाइन वलाइन करके, और ये आई थिंक
18 to 20 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं अभी हमने। ओके, सो अभी अपकमिंग में आपके पास और कुछ नए क्वेश्चंस ऐड अप होंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस और हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम एक डिस्कशन लेंगे कि अगर मान लीजिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड इतना है तो एक टॉपर की कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कितना गेट स्कोर कर सकते हैं, आप उस गेट स्कोर को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे, और उन इंटरव्यूज़ को आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे तैयार करना है। पहली बात तो तैयार कैसे करना है, और उसके बाद उसको क्रैक करके आपको अगर PSUs में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या सिस्टम है, अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तो उसके लिए क्या सिस्टम है आपके पास। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ बहुत जल्दी वापस लौटेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।